संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। इन लाइनों के साथ आपका हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप संघर्ष करो क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा है तेरे बस का नहीं, उन्हें अभी करके दिखाना है। ये लाइनें आपको मोटिवेशन प्रदान करेंगी। आप जवाब मत दीजिए लोगों को, समय उनको जवाब देगा। बस आपके हाथ में आपका अपना संघर्ष है। संघर्ष करते रहिएगा। आज के इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कुछ थंबनेल में ही दिख गए होंगे। इको मार्क, स्टोन लेप्रोसी, गाजर घास और ETC, यानी ऐसे ही कुछ और टॉपिक भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में ये प्यारे से जो कमेंट आपके आए हुए हैं प्रश्न के जवाब में, तो उसका कमेंट का भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे लास्ट तक। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपका नाम भी इस वीडियो में शामिल हो। देखिएगा, इको मार्क पहला टॉपिक था हमारा, इको मार्क। तो देख लीजिए, ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे प्रश्न बनता है इको मार्क क्या है। बड़ा आसान प्रश्न बनता है लेकिन फिर भी डिटेल देखिए। इको मार्क या एग मार्क, क्लियर है। सरकारी स्तर पर एग मार्क और ISI, ये मार्का सुना होगा, ISI के मार्का लगे उत्पाद वस्तु की उत्कृष्टता यानी वस्तु की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का मानक होते हैं। कहते हैं ना, ISI मार्क का प्रोडक्ट है या नहीं, एग मार्क का प्रोडक्ट है या नहीं। तो देखिएगा, उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ही पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुकूल उत्पादों का लेबल मार्क, इको मार्क लगाने का निर्देश दिया जाता है। यानी पर्यावरण हानिकारक ना हो प्रोडक्ट, तो आपको कौन सा चिन्ह मिल जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए? इको मार्क। क्लियर रहेगा। यानी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका, कोई हानि नहीं पहुंचाता, तो आपको साइन मिल जाएगा इको मार्क। और एक बिंदु में दिया गया है डिटेल, इसका मकसद क्या है? उद्देश्य उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए, निर्यातों और आयात करने को प्रोत्साहन देने के लिए। समझ रहे हैं, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा तो प्रोडक्ट कोई भी आयात और निर्यात करेगा। अगला पॉइंट भी दिया गया है, ये मानक भारत सरकार के विपणन यानी जो बेचने वाले हैं और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित यानी तय किए जाते हैं। एग मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है, जो 1986 में संशोधित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 37 में ये लागू होता है एग मार्क जो साइन है, और 86 में से संशोधित भी किया गया है। तो इको मार्क पर्यावरणीय प्रोडक्ट है, यानी पर्यावरण के लिए हानि नहीं है, तो आपका इको मार्क साइन मिलेगा आपको। एग मार्क जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके लिए दिया जाता है। तो दोनों क्लियर हो चुके हैं। बहुत प्यारे ये प्रश्न हैं और ये आसानी से आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। स्टोन लेप्रेसी, यही देखा था। तो देखिए, स्टोन लेप्रेसी किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन मूर्तियों के गलने की संज्ञा को स्टोन लेप्रेसी नाम दिया जाता है। यानी जो एसिड रेन होती है ना, SO2 और NO2 के कारण, अम्ल वर्षा के कारण जो प्राचीन जो स्थापत्य कलाएं हैं उनमें जो डिफेक्ट आता है या जो उनमें जो हानि होती है, उस घटना को एनालिसिस करते हैं तो क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी। यानी जो रॉक या चट्टानों में क्या हानियां हुई हैं। अगला देख पा रहे होंगे एरोसोल। एरोसोल क्या है? एरोसोल नामक कणकीय वायु प्रदूषक, यानी कण के रूप में पार्टिकल के आकार कितना होता है, यो एरोसोल में देखा होगा एक शब्द आता है एरोसोल क्या है। तो हवा में आपने कुछ पार्टिकल देखे होंगे और ड्रॉप्स, बूंदें होती हैं, तो वो जो पार्टिकल एरोसोल जैसा कार्य करने लगता है वो कणकीय वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है। उसका कितना आकार होता है? ये आकार दिया गया है 1 से 10 माइक्रोन। नोट कर लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, लेकिन पेपर में 1 नंबर देके जाएंगे, तो इनको नोट डाउन जरूर कीजिए अपनी नोटबुक में। अगला देखिए, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? ये भी आप जानते होंगे, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिए, दम घोटू गैस। अगला है, कौन सी गैस या कौन सी गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता ना, कि ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। यानी ऑक्सीजन जो ले जाता है हीमोग्लोबिन वो कम हो जाती है। तो वो किस गैस के कारण? वो कौन सा गैस प्रदूषण है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घोंटू गैस यानी दम क्यों घुट जाती है? अगर कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो जाए, जिससे ऑक्सीजन का जो वहन या ले जाने का कार्य शरीर में वो कम हो जाता है, इसलिए हमारी मृत्यु हो जाती है या दम घुट जाता है।
जाती है। अगला देखिएगा, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन को पतला करती है या ओजोन डिप्लीट करती है। सुपरसोनिक जेट विमान देखे होंगे तो लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखिए इसे, ये प्रश्न में पूछा गया है। सुपरसोनिक जो जेट विमान है ना, उनसे निकलने वाली गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन को डिप्लीट करती है। और अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, प्रकाश रासायनिक स्मॉग, प्रकाश रासायनिक या फोटोकेमिकल सुना होगा, फोटोकेमिकल स्मॉग या प्रकाश रासायनिक स्मॉग किन गैसों के सम्मिलित से बनता है या किन गैसों को सम्मिलित किया जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग में। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट गैस हैं, ये फोटोकेमिकल में पार्टिसिपेट करती हैं। जो प्रकाश रासायनिक कोहरा या स्मॉग हो जाता है ना, धुंध, उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट ये आपका इन्वॉल्व होती हैं। अगला देखिए, पार्थेनियम, पार्थेनियम देगा या गाजर घास देगा, दोनों में से एक देता है। के परागकण, जो परागकण होते हैं ना, कुछ एक देखे होंगे दानेदार फूल में होते हैं, तो वो कौन सा रोग फैलाते हैं या उससे कौन सा रोग हो सकता है। अगर पार्थेनियन या गाजर घास के परागकण मनुष्य के शरीर पर या मनुष्य के शरीर में आ गए तो क्या होगा, चर्म रोग या दमा। ये याद रखिए। गाजर घास रोड के किनारे आपने देखा होगा, गांजा देखा है ना, गांजे के जैसे ही होता है सिमिलर, लेकिन गांजा जैसा पौधा नहीं है, वो गाजर घास है, रोड के किनारे आसानी से आपको देखने को मिल सकती है। और अगला देखिए, लाइकेन्स, ये तो क्लियर होगा आपको, लाइकेन जो है किसके सबसे अच्छे सूचक हैं, तो एयर पॉल्यूशन के सूचक होते हैं। यानी वायु प्रदूषण अगर है एनवायरनमेंट में तो सबसे अधिक कौन निकलता है, लाइकेन, यानी जो काई जैसे होते हैं ना, तो वो निकलने लगते हैं। ये हमें बताते हैं कि वायु में क्या है, प्रदूषण है। भोपाल गैस त्रासदी, यह सामान्य प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, किस गैस के रिसाव के कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक गैस, MIC, इसको याद रखिए, मिक गैस कहते हैं भोपाल गैस काइंड या मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लियर रहेगा। अगला लाइन देख पा रहे होंगे, एटाई रोग किसके कारण होता है, तो आपको पता है कैडमियम। और लास्ट पॉइंट दिया गया है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश 2017 के आधार पर है पाकिस्तान। याद रखिए, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश पाकिस्तान 2017 के आधार पर दिया गया है। एटाई रोग का कारण कैडमियम, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी डिटेल है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने ये पेज भी दिखा दिया है, क्लियर है। अब बात करते हैं आपके प्यारे से कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के जवाब में, जो आपके कमेंट आए हुए हैं। साधना सक्सेना जी का कमेंट आपको दिख रहा होगा। साधना सक्सेना जी ने डिटेल दी है, स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था वो 5 जून 1972 को हुआ था। यह पहला पर्यावरणीय सम्मेलन है। स्टॉकहोम स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये डिटेल उन्होंने दी है। और बता रहे हैं डिटेल में कि 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। और देख पा रहे होंगे डिटेल, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का भी शुभारंभ हुआ था इसी सम्मेलन के बाद। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी बताया है साधना जी ने नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, आपने डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट दी है। रीमा राजपूत जी का भी कॉमेंट आप देख पा रहे होंगे, स्टॉकहोम 5 जून 1972 स्वीडन में। पूजा व्यास जी, सुपर क्लास सर, थैंक्स पूजा व्यास जी, आप लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिटेल वाले प्रश्न वाला वीडियो लाते रहेंगे। आर्ट वाई प्रगति जी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेतना तथा पर्यावरणीय आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम यानी स्वीडन में ये दुनिया के सभी देशों के लिए आयोजित किया था, जिसमें 119 पार्टिसिपेट हुए थे कंट्री। आर्ट वाई प्रगति जी की डिटेल है ये। और प्रतीक्षा दूरवार जी ने भी डिटेल लिख भेजी है, बिल्कुल बहुत स्पष्ट जानकारी है। 119 देशों ने भाग लिया है। 16 जून को घोषणा पत्र स्वीकार हुआ था। 5 जून को ही हम क्या मनाने लगे हैं, पर्यावरण दिवस, इसी सम्मेलन के उपलक्ष्य में। और देख पा रहे होंगे एक कमेंट और दिख रहा है, आकांक्षा वर्मा जी, आपका भी शुक्रिया आकांक्षा जी, आपने भी डिटेल बहुत अच्छी प्रदान की है। ये आप याद रखिएगा डिटेल स्टॉकहोम सम्मेलन के लेकर के। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बताया है आकांक्षा जी ने, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार जैविक प्रदूषण से बचाना, ये स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और विनीता वर्मा जी का भी आपको कमेंट दिख रहा होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, ये डिटेल सभी ने हमें लिख भेजी है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का शुक्रिया। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर देते रहिएगा, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट डिटेल लाते रहेंगे।
अब बात करते हैं आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। आज आप बताइएगा, एक और पर्यावरणीय प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जो डिटेल हो आपके पास उसको एक्सप्लोर करिए और लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के उत्तर का आपका इंतज़ार करेंगे। आपका कमेंट जल्दी से हमारे पास आएगा और अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे आपके प्यारे से कमेंट को। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अधिक गर्मी है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, संघर्ष करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।